जी टीवी देखने वाले सभी व्यूअर्स को मैं वेलकम करती हूँ एंड आप सब लोगों को मैं बहुत ही थैंक्स करती हूँ जो आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। ऐसे ही करते रहिए एंड मुझे सपोर्ट करते रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो आप में से बहुत सारे लोगों की रिकमेंडेशन पे बना रही हूँ कि जो लोग बाहर जाने में इंटरेस्टेड हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो कि बाहर विजिट वीज़े पे जाने के लिए क्या करना चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा क्या है एंड स्टडी वीज़ा क्या है एंड वर्क परमिट क्या है एंड वो किस इंग्लिश ज़रूरी है या नहीं। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस पंजाबी में बनाए हैं, पर मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई हूँ जो हिंदी में सुनना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं ये बात जो है अपने यूएई में जो ड्राइवर्स हैं एंड तकरीबन 7 to 9,000 ड्राइवर्स पंजाब से जो हैं गए हुए हैं यूएई में एंड बाकी इंडियन की बाकी स्टेट्स में से भी हैं। एंड जो लोग ये चाहते हैं कि वो वर्क परमिट के लिए कनाडा या यूरोप में कैसे जाएं, तो मैं कनाडा का यहाँ पे आपको बताती हूँ कि कनाडा के जॉब साइट्स हैं www.jobsbank.gc.ca एंड www.internationaljobs.gc.ca, monster.ca एंड अदरवाइज़ आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स छोड़े हैं। आप वहाँ पे अपना ट्राई कर सकते हैं। आपको वीज़ा के सॉरी आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी इंग्लिश कंट्री में जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके कम से कम 5.5 ओवरऑल बैंड्स आने बहुत ज़रूरी है। आप ऐसी बातों में मत आइए कि बिना बैंड के भी आप ड्राइविंग वीज़े पे जा सकते हैं अब, क्योंकि वो टाइम अब नहीं है। आपको इंग्लिश की समझ, इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग की 5.5 ओवरऑल होनी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी में 5 बैंड भी आए तो चलेगा, पर 5.5 टोटल होना ज़रूरी है। और उसके बाद में आपको ये चेक करना है कि आपकी एलिजिबिलिटी मतलब आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, कितने घंटे काम करेंगे एंड आपका जो है, जो लोग बहुत सारे सालों से किसी और कंट्री में वर्क परमिट पे हैं, तो उनको एक एनओसी क्लियरेंस जो है वो चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी। प्लस उनका एक पुलिस रिकॉर्ड होता है, उनका जो आरटीओ का जो कि उन्होंने कितने लॉ ब्रेक किए हैं, उनकी ड्राइविंग करते टाइम कितने पेनल्टीज हुए हैं एंड वो चेक ज़रूर करते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी दूसरी कंट्री में अप्लाई करना है तो इस चीज़ को बहुत ख्याल रखा जाता है कि अगर 6 महीने से ज़्यादा आप अपनी कंट्री से बाहर थे या किसी दूसरी कंट्री में थे, तो आपको वहाँ का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्लस आरटीओ का जो है, ये जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो आपकी ड्राइविंग कैपेसिटी बताएगा कि आपको कितने पेनल्टीज़ हुए हैं। प्लस आप अगर इंडियन हैं या आप किसी और कंट्री का पासपोर्ट है तो वहाँ का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं। प्लस आपके एक्सीडेंटल कुछ पेनल्टीज पेंडिंग तो नहीं, कि आपसे किसी को एक्सीडेंट हुआ या किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो चीज़ ज़रूरी होती है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करने के बाद ही अपना वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपको कनाडा में जो है ऑफ़र लेटर आ गया है, आपको जॉब मिल रही है, तो आपको वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट स्किल कनाडा में अप्लाई करके आपको एलएमओ क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आपकी एलएमओ क्लियर होके आपके नाम पे आ गई है तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको आपके फाइनेंशियल डिटेल्स भी बताने पड़ेंगे। एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रूफ एविडेंस जो कि आपको प्रूव करे कि आप वहाँ परमानेंट नहीं रहेंगे, आप अपनी कंट्री में वापस आएंगे। आपकी कंट्री के कनेक्शन, जैसे अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली की हिस्ट्री, प्लस आपके पेरेंट्स की, आपकी एग्रीकल्चर लैंड, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपके फाइनेंसेस जो भी आपके पास है आपको वो बताना पड़ता है। क्योंकि आप इंडिया में ये प्रूव करना ज़रूरी है कि आप वहाँ परमानेंट नहीं रहेंगे। वहाँ जाने के बाद आप 2 साल के बाद आपका परमिट एक्सटेंड होता है, तो आप नेक्स्ट टाइम जो है रेजिडेंसी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें एंड ये बार-बार पूछने की भी ज़रूरत नहीं कि इंग्लिश कंट्री में इंग्लिश पढ़ने के लिए जाना है या इंग्लिश आना ज़रूरी है। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए। वहाँ पे आपको सभी से बातचीत करने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन एटलीस्ट पढ़ने के लिए एंड रिस्पॉन्ड करने के लिए। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि उनको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो मूव होना चाहते हैं किसी भी कंट्री में। एंड कुछ लोग ये होते हैं कि हमने स्टडी अभी-अभी की है, हम फ्रेशर हैं पर हम वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं।
तो ये मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब आपको कोई वर्क का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आपको वर्क परमिट कैसे मिलेगा? जिनको वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं, जो अपनी कंट्री में किसी भी टाइप का वर्क नहीं कर सकते, वो दूसरी कंट्री में क्या वर्क करना जाना चाहते हैं एंड उनको वीज़ा कैसे मिलेगा? और अगर कोई उनको वीज़ा दिला भी रहा है, तो वो किस कैटेगरी में दिला रहा है कि बिना एक्सपीरियंस के आप कुछ भी नहीं होते। तो ये चीज़ों का भी आप ख्याल रखें। और अगर आपको एक्सपीरियंस कंप्यूटर फील्ड में है और आप ड्राइविंग के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर चलाना एक टेक्नोलॉजी है जो कि कोई भी सीख सकता है, पर ड्राइविंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है। चाहे उसकी इंडिया में वैल्यू है या नहीं, पर एक इंटरनेशनल लेवल पे उसकी बहुत ही वैल्यू है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है उसे, क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारी ज़िंदगियों की लाइफलाइन होती है। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई छोटी-मोटी चीज़ में नहीं आती। ड्राइविंग बहुत रिस्की एंड बहुत ही अम, अच्छा स्किल माना जाता है एंड उसके लिए आपको लैंग्वेज स्किल होना भी ज़रूरी है और उसमें आपके जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी ज़रूरी हैं कि आपने कोई एक्सीडेंट्स तो नहीं किए। आपका इंटेंशंस किसी भी कंट्री में जाने के हैं, सेटल होने के हैं, तो आपको उस कंट्री के रूल्स, रेगुलेशन, उसकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ और आपकी एलिजिबिलिटी एंड आपकी एक्सपीरियंस प्लस आपके फाइनेंसेस, हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप विज़िट पे जा रहे हैं, तो आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है? अगर आप विज़िट पे जाते हैं, तो आपके कोई ब्लड रिलेशनशिप, आपका रिश्तेदार, आपके बच्चे या आपका कोई भी ऐसा इंसान जो आपको वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्पॉन्सर कर रहा हो, आपके वहाँ रहने की, खाने-पीने की ज़िम्मेदारी ले रहा हो, प्लस आपके फाइनेंसेस, आपके जो है स्टेटस, आपके इनकम टैक्स पेपर्स, आपके फाइनेंशियल बैंक प्रूफ्स एंड आपके वापस आने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको प्रूव आपको करना पड़ेगा, आपको विज़िट वीज़ा लेने के लिए। और टूरिस्ट वीज़ा वो होता है जहाँ पे आप किसी कंट्री में घूमने-फिरने के लिए जाने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आप वहाँ जाने के लिए आपके फाइनेंसेस, आपके इनकम प्रूफ, आपके जो है वापस आने के प्रूफ कि हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है पीछे, हम वापस आएँगे। प्लस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पूछते हैं अगर आपको बड़ी कंट्रियों में जाना है। तो ट्रैवल हिस्ट्री क्या होती है? ट्रैवल हिस्ट्री वो होती है जहाँ पे आप ये प्रूव करते हैं कि आप कनाडा जाने से पहले, अमेरिका टूरिस्ट वीज़ा जाने से पहले, विज़िट पे जाने से पहले आपने और भी किसी कंट्री में ट्रैवल किया है घूमने-फिरने के लिए या नहीं? अगर आपने छोटी-मोटी कंट्रियों में पहले नहीं गए, तो आपका इतनी बड़ी कंट्री में जाने का, घूमने का स्पेशल क्या मकसद है? अगर आपका वो मकसद क्लियर नहीं होता, तो आपको वीज़ा नहीं मिलता। और जो लास्ट बात है वो है स्टडी वीज़ा। इस सब से आप वाकिफ़ हैं कि स्टडी वीज़ा वो परमिट है जहाँ पे आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। आपको पढ़ने की, रहने की, खाने-पीने की, काम करने की एक लिमिटेड जो है परमिशन दी जाती है। आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, अपना खर्चा उठाने के लिए काम कर सकते हैं लिमिटेड पीरियड तक एंड स्टडी के बाद जो है आपको वर्क की परमिशन होती है। पोस्ट स्टडी फुल टाइम वर्क की परमिशन होती है। जब आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, तो आप टैक्सेबल होते हैं। आप अगर 2 साल टैक्स पे करते हैं, तो उसके बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि सबसे सेफ वीज़ा होता है। उसके अलावा होता है कि आप इमिग्रेशन होके बाहर चले जाएँ, तो उसके लिए होता है कि आपको आपके पॉइंट बेस्ड सिस्टम होते हैं कि आपको आपके सबसे पहले पॉइंट्स होते हैं, आपकी एज कितनी है? आपकी एज देखी जाती है। आपकी एज 23 ईयर्स से लेके 37 ईयर्स तक अगर आपकी एज है, आपको 5 टू 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है एंड आपकी इंग्लिश लेवल एंड एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बहुत बढ़िया है एंड आपके पास 14 से 15 लाख का जो बैंक बैलेंस है, प्लस सबसे बड़ा पॉइंट कि आपके जो हुनर है, आपकी जो कैपेबिलिटी है जॉब की, वहाँ पे आपको जॉब परमिशन है, आपको जॉब डिमांड वहाँ पे है, प्लस आपको वहाँ पे परमिशन है, आपको वहाँ पे काम का एलएमओ आपके नाम पे मिला है या इनविटेशन आपको मिला है, कोई कंपनी आपको हायर करना चाहती है, तो आप परमानेंट इमिग्रेशन लेके दूसरी कंट्री में सेटल हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री है। तो इस चीज़ के लिए आप ख्याल रखें। एंड परमानेंट इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है, ये 18 मंथ्स का प्रोसेस होता है, जो कि काफ़ी लेंथी है एंड अगर आपकी एज
एंड आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके जो एक्सपीरियंस एंड आपके फाइनेंसेस, प्लस आपको मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका बहुत जल्दी प्रोसेस होता है। एंड जिनकी एज 37 ईयर्स से ज़्यादा है, उनके एप्लीकेशंस डिले होते हैं या पेंडिंग हो जाते हैं। अगर आपको फास्ट ट्रैक में सब में जाना है, तो आपकी बेस्ट 27 टू 33 ईयर्स की जो एज है, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आपके क्वालिफ़िकेशन प्लस आपके इंग्लिश लेवल प्लस आपके फाइनेंसेस प्लस आपकी जॉब जो वहाँ पे है, उस चीज़ की वजह से आपको बहुत जल्दी एक्सप्रेस एंट्री होती है। वर्क परमिट्स में मैं विश्वास नहीं करती, क्योंकि इमिग्रेशन में बहुत सारे लोग चले जाते हैं, क्योंकि जिनको भी 2 साल के वर्क की परमिशन जिनके नाम पे आती है, वो सेटल होते हैं, उनकी फैमिली को उनके साथ रहने की परमिशन भी होती है। कंपनीज़ फैमिलीज़ को भी बुला सकती हैं। तो मेरे को लगता है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आज आपको दी है, वो एक कंक्लूज़न है सभी टाइप के वीज़ों का एंड डॉक्यूमेंटेशन का, तो आपके लिए काफ़ी होगा। अगर आपको और कुछ इंक्वायरीज़ चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ये कोशिश करूँगी कि आपके सभी क्वेरीज़ का मैं आपको प्रॉपर जवाब दूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड डे।